मायूसी एनडीए में भी है। राज्यसभा और विधान परिषद के जो चुनाव अनाउंस हुए हैं, मैं बिहार की एक पार्टी का नाम कर रहा हूं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की पार्टी, जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को विधान परिषद की सीट नहीं मिल पाई है। दीपक प्रकाश इस वक्त बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। इस पर भी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वो नाराज नहीं है, लेकिन क्या उनके बेटे मंत्री पद से इस्तीफा देंगे? तो क्या कहा उपेंद्र कुशवाहा ने, सुन लीजिए। अरे मंत्री जब तक एनडीए के नेता सब लोगों ने मिलकर बनाया है, जब तक के लिए बनाया है बने रहेगा। सर, बातचीत का कोई प्रयास किया गया है बीजेपी के नेता से? वो कब तक सर सदन की सदस्यता कब तक? अरे सदन की सदस्यता जब आवश्यकता होगी वो हो जाएगी, उसके लिए क्या चिंता है। उपेंद्र कुशवाहा के पास एनडीए में रहने के अलावा अब कोई विकल्प ही नहीं बचा, इसीलिए चेहरे पर मायूसी है, पर मुस्कुराहट के साथ बात कर रहे थे। जब पहली बार ही उनके बेटे को मंत्री बनाया गया था तो 4 में से 3 विधायक बागी हो गए थे। उनके बीजेपी में जाने की खबरें आने लगी थी। उनमें से एक विधायक को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर किसी तरह उपेंद्र कुशवाहा ने मामले को तब रफा दफा किया था। ये तब की बात है जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, चुनावों के ठीक बाद। लेकिन अब बीजेपी ने कुशवाहा समुदाय से आने वाले सम्राट चौधरी को ही अपना मुख्यमंत्री बना दिया। नीतीश कुमार को राज्यसभा भेज दिया। उपेंद्र कुशवाहा के लिए संभावनाओं का दरवाजा एक तरीके से बिहार में बंद कर दिया। यानी उपेंद्र कुशवाहा सब कुछ सह तो सकते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। दूसरी तरफ बीजेपी ने राज्यसभा की 2 सीटों पर भी कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ा दी है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। वहां पर एक सीट पर 28 विधायकों की वोटों की जरूरत है। इसमें इंडिया ब्लॉक के पास 56 विधायक हैं। इसमें जेएमएम और कांग्रेस दोनों दलों के उम्मीदवार जीत सकते हैं। कांग्रेस ने खड़गे के करीबी प्रणब झा को उम्मीदवार बनाया, लेकिन उनकी मुश्किलें बीजेपी ने बढ़ा दी हैं। एनडीए के पास 24 विधायकों की ताकत है। बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि वो निर्दलीय उम्मीदवार और जाने माने उद्योगपति परिमल नाथवानी को अपना समर्थन देंगे। ऐसे में अगर नाथवानी ने 4 और विधायकों के वोटों का इंतजाम कर लिया तो कांग्रेस के प्रणब झा की उम्मीदें की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ सकती है, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। इसी तरीके से अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो वहां पर 3 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने, वहां एक उम्मीदवार के लिए 58 वोट चाहिए। कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन, जो कि पूर्व सांसद रही है, राहुल गांधी की करीबी है, उनको राज्यसभा के चुनाव में मैदान में उतारा, जिनकी जीत एक तरीके से पक्की मानी जा रही थी क्योंकि कांग्रेस के पास 64 विधायक है। लेकिन बीजेपी ने पहले तो 2 उम्मीदवार उतारे जिन्हें 116 वोट की जरूरत है, उसके पास 48 वोट बच रहे थे। बीजेपी ने कल देर रात अचानक अपना तीसरा उम्मीदवार महेश केवट को भी इस चुनावी मैदान में उतार दिया। अब अगर बीजेपी ने 10 और वोट हासिल कर लिए, जुगाड़ कर लिया, तो मीनाक्षी नटराजन, जो कि कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, उनके राज्यसभा में पहुंचने की उम्मीदें दम तोड़ सकती हैं। अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी स्टोरी की, जिस पर बहुत ज्यादा चीजें वायरल हैं। OMG, ओह माय गॉड, अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी इस खबर को सुनकर आप भी यही बोल पड़ेंगे। खबर ही कुछ ऐसी है। राम मंदिर, करोड़ों श्रद्धालु और करोड़ों के चढ़ावे में सेंधमारी के आरोप। 7 करोड़ से अधिक के चढ़ावे की चोरी पर सवाल उठे हैं। बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, लेकिन सच क्या है? गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में लिखा है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुरन बखाना। यानी सच के समान दूसरा धर्म नहीं है। ऐसे में जब सवाल रामलला के चढ़ावे में चोरी पर उठने लगे, तब सच सामने आना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। प्रभु श्री राम सिर्फ भगवान नहीं, उनका नाम भारतीय राजनीति शायद सबसे ज्यादा शक्तिशाली शब्द है। एक ऐसा नाम जिसने सरकारें बनवाई, सरकारें गिराई, आंदोलन खड़े किए और करोड़ों लोगों की भावनाओं को एक सूत्र में बांधा। लेकिन आज उसी राम के धाम में चढ़ावे के पैसों में सेंधमारी के आरोप लग रहे हैं, वो भी 7 करोड़ की चोरी के आरोप। आरोप लगाने वाले कौन है? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और अयोध्या से आने वाले समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश सरकार में मंत्री रहे पवन पांडे। सबसे पहले अखिलेश यादव ने चंदा चोरी पर क्या आरोप लगाए, उस अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों रुपए की रकम गायब है और यह मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है। अखिलेश का यह भी कहना है कि कोई भी सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता और इसके साथ ही उन्होंने न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की। अखिलेश यादव के पोस्ट के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बयान जारी किया, दावा किया कि इंटरनल ऑडिट चल रहा है।
अब तक ऑडिट में इस तरह की कोई उल्लेखनीय बात सामने नहीं आई है। उल्लेखनीय शब्द पर तवज्जो दीजिएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। चंपत राय के इस बयान पर भी अखिलेश यादव ने तंज कसा। एक नया पोस्ट करके अखिलेश ने लिखा, स्पष्टीकरण ही स्पष्ट नहीं लगता है। लगता है ये उनके लिए हर हफ्ते की साधारण सी बात है और इतनी अधिक साधारण है कि ये उसे अब उल्लेखनीय भी नहीं मानते। चंदा चोरी के आरोपों पर अयोध्या में क्या है? इन दिनों राम मंदिर में रोज कितना चढ़ावा चढ़ता है? राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती की क्या व्यवस्था है? और क्या सच में करोड़ों के चढ़ावे पर किसी की नीयत डोली है? चंदा चोरी के आरोपों पर सूत्रों के हवाले से क्या बड़ी खबर मिली है? इन सब सवालों के जवाब जानने से पहले इन आरोपों की टाइमिंग पर गौर कीजिए। राजनीति में अक्सर सवालों से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सवाल पूछे जाने का समय। सोचिए, जिस राम मंदिर को भारतीय जनता पार्टी अपनी सबसे बड़ी वैचारिक उपलब्धि मानती है, जिस मंदिर को लेकर दशकों तक राजनीति हुई, उसी मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर समाजवादी पार्टी समेत अब विपक्ष सवाल उठा रहा है। ऐसे में सवाल तो बनता ही है कि क्या सच में यह सिर्फ चंदा चोरी का मामला है या फिर 2027 के उत्तर प्रदेश चुनावों की तैयारी का प्रस्तावना भी है। पिछले कई दिनों से मामला पूरे अयोध्या फैजाबाद में चर्चा का विषय है। तो चर्चा अगर हो रही है तो कहीं ना कुछ तो आग लगी होगी, तभी धुआं उठा होगा। और अगर हेरा फेरी नहीं हुई है तो जो अयोध्या के आधुनिक शंकराचार्य हैं चंपत राय जी, 4-5 दिनों से बातें चल रही हैं। उन्हें तत्काल आना चाहिए था या अपनी प्रेस विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए थी कि हमारे मंदिर ट्रस्ट में कहीं कोई रुपए की हेरी फेरी या चोरी डकैती नहीं हुई है। उन्होंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। और कल जो बयान दिया वो भी देखा आपने, 40 सेकंड का बयान कैसे लग रहा था। आप आधे मन से जैसे कोई ऊपर से डांट पड़ी होगी, बोलो राजा के नाक के नीचे डकैती हो गई है, पूरी लूट हो गई है। कैसे मुंह दिखाएं जनता को? सुरक्षा, सुनिए मेरी बात, सुरक्षा किसकी? वहां सुरक्षा अधिकारी किसका है? ट्रस्टी किसके हैं? ट्रस्ट किस दल से जुड़े हुए लोग हैं? जब सारा सब कुछ आपका है से लेके जेड तक, उसके बाद डकैती चोरी हो गई तो जिम्मेदार कौन है? अगर श्री राम मंदिर में रुपए चोरी नहीं हुए तो 4 हिरासत में क्यों लिए गए मंदिर से? सुनने मारा कई लोग जो रुपया गिनते थे वो निकाल दिए गए। यदि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों की? 4 लोगों को हिरासत में क्यों लिया गया? क्या सीसीटीवी में गड़बड़ी के सबूत नहीं मिले? कर्मचारी के खाते से 5 लाख रुपए कैसे मिले? अगर ट्रस्ट और बैंक ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करें फिर